नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लास पे। तो आज का तारीख है 8 दिसंबर 2021 और दिन है बुधवार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7 दिसंबर के दौरान घटी समसामयिक घटनाओं के बारे में, उसके बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में जानेंगे। आज का दिन जो है कोई खास दिन के रूप में सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता है, लेकिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1941 को ही जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने वर्ल्ड वार टू में द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री कर लिया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा यूएसए के पर्ल हार्बर पे हमला किया गया और उसके बाद 8 दिसंबर को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कूद गया और एलाइज जो कंट्रीज थे, यानी जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी तरफ से लड़ाई करने लगा एक्सिस कंट्रीज के अगेंस्ट में, यानी धुरी राष्ट्र जो थे उनके अगेंस्ट में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस देश ने 2022 में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 को बाइकआउट करने का निर्णय लिया है? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूके यानी यूनाइटेड किंगडम? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी डिक्लेयर किया कि जो है ये 2022 में जो होने जा रहा है विंटर ओलंपिक, ये कहाँ होगा? चाइना में हो रहा है। चाइना के कौन सा शहर? बीजिंग में, यानी चाइना की राजधानी में होने जा रहा है। उसका ये डिप्लोमेटिकली तरीके से बाइकआउट करेगा। डिप्लोमेटिकली बोलने का मतलब ये है कि यूएसए के खिलाड़ी तो जाएंगे बीजिंग, विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो यूएसए का डेलीगेशन है, गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन है, यानी सरकारी जो अमली जामा है, वो वहाँ नहीं जाएंगे और इस तरह से डिप्लोमेटिकली ये विरोध करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक तरह से समझिए तो दोनों के बीच जो है शीत युद्ध जैसा चल रहा है, ट्रेड वार। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस समय चाइना के साथ ऑलमोस्ट ट्रेड वार चल रहा था। अभी क्या है, अमेरिका में रिजाइम चेंज हुआ है, डेमोक्रेट्स का भी शासन आ गया है, और डेमोक्रेट्स जब शासन में आते हैं तो ये जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और ह्यूमन राइट का वायोलेशन जो है चाइना में बहुत होता है, क्योंकि चाइना में रिपोर्ट नहीं किया जाता है। चाइना में जो प्रेस सेंसरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना में एक प्रांत है सिंजियांग प्रांत जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जिसको युगरू कहा जाता है, वो उन पर खास करके जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट उनका जो है परसिक्यूशन कर रही है। इसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी खबरें हैं, और यही सब लेकर के जो है यूएसए चाइना पे दबाव बनाना चाह रहा है। तो यूएसए ने इसका क्या किया है? विरोध किया है। जापान में अभी हाल ही में जो है ओलंपिक, जो जनरल ओलंपिक होता है या उसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, ये जो है अभी खत्म हुआ है। ये जो विंटर ओलंपिक है और ये ओलंपिक दोनों 4-4 साल के अंतराल पे होते हैं, लेकिन जब ये खेला जाता है तो जैसे 2020 में ओलंपिक होना था ग्रीष्मकालीन, तो ये और 2022 में इसको होना है, तो इन दोनों के बीच 2-2 साल का अंतर होता है, और इन अपने में इनका 4 साल का अंतर होता है। यानी अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 में, तो अगला जो होगा वो 2024 में होगा। तो ये विंटर ओलंपिक खेला जा रहा है। तो विंटर ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। विंटर ओलंपिक जो है, पार्टिकुलरली विंटर ओलंपिक में जो बर्फ पे खेले जाने वाले जो खेल हैं वो होते हैं, और इसका जो है सबसे पहला बार शुरुआत किया गया था 1924 में। ये ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था वही होती है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका स्थापना 1894 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है। लुसाने फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यही ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी, पैरा ओलंपिक भी, और ये विंटर ओलंपिक भी। तो जापान में अभी संपन्न हुआ। यूएसए के बारे में जान लिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ का करेंसी डॉलर है। यूके
यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कैपिटल यहाँ की लंदन, और यहाँ का जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मटुआ MATUA शब्द चर्चा में था, यह क्या है? क्या यह एक आइलैंड है, क्या यह एक वोल्केनो है, स्ट्रेट है, या फिर इस्थमस है? तो इसका जो सही आंसर है ये जो है एक आइलैंड है। और एक किस तरह का आइलैंड है? तो ये जो है वोल्केनिक आइलैंड है, यानी वैसा आइलैंड जिसका निर्माण जो है वोल्केनो से हुआ, यानी वोल्केनो से जो लावा निकला और वो लावा बाद में जम गया और वो एक आइलैंड बन गया, तो उसी को बोलते हैं वोल्केनिक आइलैंड। देख लेते हैं मैप में कि ये कहाँ है। अगर मैप में देखें तो ये पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन में ये रहा आपका जापान। देख सकते हैं, थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, तो ये है जापान, और ये है ओखटक सी, और यहीं पे ये जो आइलैंड है, यहीं पे ये आइलैंड, इसी का नाम है माटुआ आइलैंड। इस पे अभी क्या है कि ये जो पोर्शन है रसिया का है, तो रसिया ने अपना एक डिफेंस सिस्टम यहाँ इस्टेब्लिश किया है, उसका नाम है बास्टिन। अब ये जो आइलैंड है इस पे रसिया और जापान के बीच जो है डिस्प्यूट है। जापान कहता है कि जो हमारा ये नॉर्दर्न हिस्सा है और ये हमारा ही पार्ट है, जापान का पार्ट है, जबकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान रसिया का इस पे अधिकार हो गया था, और सिर्फ अधिकार ही नहीं हुआ था, रसिया इस पे जो है अपना डिफेंस सिस्टम भी इस्टेब्लिश कर दिया था। बीच में कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया गया था रसिया के द्वारा, लेकिन बाद में फिर से अभी जो है रसिया इस पे अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। तो ये जो है आइलैंड अभी चर्चा में है, रूस और जापान के बीच एक विवाद का मसला है। तो बढ़ते हैं अब अगला ऑप्शन की ओर। वोल्केनो अभी देखिए हाल ही में इंडोनेशिया में एक वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ था, जिसका नाम है सुमेरु। ये भी चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें एकाएक इरप्शन शुरू हो गया, जिसकी वजह से आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी जो है हलचल मच गई, और लगभग 14 से 15 लोग हताहत हुए। जो है ट्रेवल एयर ट्रेवल को बैन कर दिया गया। जल डमरू मध्य, अब ये जल डमरू मध्य क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, तो इसको भी मैप के माध्यम से आइए समझते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये इसको बोला जाता है, ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पाक स्ट्रेट उसको कहते हैं, यानी जल डमरू मध्य उसको कहते हैं जो दो स्थलीय पार्ट को अलग करता है और दो जलीय पार्ट को जोड़ता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं भारत और श्रीलंका को ये सेपरेट करता है, लेकिन वहीं पे पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल को एक तरह से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेट, जल डमरू मध्य। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। अब देखते हैं कि इसके बारे में, इस्थमस के बारे में क्या होता है। तो इसका जस्ट उल्टा होता है, स्ट्रेट का उल्टा होता है इस्थमस। स्ट्रेट जिस तरह से दो लैंड पोर्शन को, दो भूमि भाग को अलग करता है, अस्थमस दो भूमि भाग को जोड़ता है और दो विशाल जल राशि को अलग करता है। आइए देखते हैं मैप में, इसको समझते हैं कि मैप में इस्थमस का उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस्थमस का उदाहरण, इसको पनामा इस्थमस के नाम से जाना जाता है। ये पनामा इस्थमस क्या करती है, तो उत्तरी अमेरिका ऊपर में हो गया उत्तरी अमेरिका, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, और इसके जो लेफ्ट में है वो अटलांटिक ओशन और इधर पैसिफिक ओशन। तो ये पनामा इस्थमस जो है इसको भूडमरू मध्य भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, जबकि उसी समय अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है, इसीलिए इसको कहते हैं इस्थमस, भूडमरू मध्य। तो इस क्वेश्चन से इतना समझे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक देशों के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है। देखिए अभी हाल ही में ये दिल्ली में आयोजित किया गया है, न्यू दिल्ली में बिम्स्टेक कंट्रीज
बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके एक अभ्यास अभी चल रहा है, वो दिल्ली में शुरू किया गया है। ये किस पे है, तो मानवीय सहायता और आपदा राहत में जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, प्राकृतिक आपदा आते हैं, तो उस समय उससे प्राकृतिक आपदाओं का किस तरह से सामना किया जाए, किस तरह से एक दूसरे को मदद की जाए, इसी पे चर्चा हो रही है। कहाँ हो रही है, न्यू दिल्ली में। तो इसका नाम क्या है, नाम है पैनेक्स। इसका नाम पैनेक्स है या दोस्ती है, कॉर्पेट है या फिर युद्ध अभ्यास है, तो इसका जो नाम है पैनेक्स है। अब बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ था वो 1997 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, और अभी जो ये चल रहा है न्यू दिल्ली के डीआरडीओ भवन में, डीआरडीओ भवन में। इसके जो अभी मेंबर कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज हैं। आते हैं समझते हैं इसको भी मैप के माध्यम से। तो ये देखिए, जैसा कि इसका नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, यानी जो बे ऑफ बंगाल ये देख रहे हैं आप, ये बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितने कंट्रीज हैं, इन्हीं कंट्रीज का एक समूह है। अब इसमें कौन कौन होंगे, तो 7 कंट्रीज है। देखिए, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड, ये कंट्रीज मिलकर के ये बिम्स्टेक का निर्माण करते हैं। ये आपस में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपस में सहयोग करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया हुआ संगठन है। तो ये बिम्स्टेक के बारे में जाने। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की ओर। तो अगला ये दोस्ती है, जो ये दोस्ती युद्ध, ये भी एक किस तरह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और मालदीव्स के बीच में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये याद रखिए, दोस्ती किसके बीच है, भारत और मालदीव के बीच है। कॉर्पेट जो है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं CORPAT। इसको फुल फॉर्म जो होता है COR फॉर कोऑर्डिनेटेड और PAT फॉर पेट्रोलिंग। ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग इसको कहा जाता है। ये जो है भारत अपने जितने भी कंट्रीज जिनका जो समुद्री सीमा भारत के साथ जुड़ता है, उसके साथ ये एक्सरसाइज करती है। ये एक्सरसाइज कौन करती है, इंडियन नेवी करती है। इसके करने का पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि ताकि जो समुद्री यातायात है उसको हेजल फ्री बनाया जा सके, इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन हो उसको रोका जा सके, ड्रग्स तस्करी को रोका जा सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। तो यही कॉर्पेट का मकसद है। कॉर्पेट भारत थाईलैंड के साथ करता है, इंडोनेशिया के साथ करता है, सिंगापुर के साथ करता है। जैसा कि आप मैप में देखें तो जितने भी कंट्रीज हैं जिसके साथ भारत साझा करता है समुद्री सीमा, ये देखिए, ये थाईलैंड है, यहाँ सिंगापुर है, ये इंडोनेशिया हो गया। तो इन सभी कंट्रीज के साथ भारत जो है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज करती है। युद्ध अभ्यास जो है भारत और USA के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इस USA के साथ एक और सैन्य अभ्यास भारत करता है जिसका नाम है वज्र प्रहार, BP, वज्र प्रहार। तो इस क्वेश्चन से इतनी। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 6 बार के चैंपियन जर्मनी को हराकर किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप जीत लिया है इस बार, कब, 2021 में। यह है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर है अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस बार का जो जूनियर हॉकी विश्व कप है वो जीत लिया है। अब अर्जेंटीना जीता है तो अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो, और ये दक्षिणी अमेरिकी महादेश का एक कंट्री है। अभी ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील के जो राजधानी है वो ब्रासिलिया है। राष्ट्रपति यहाँ के जायर बोल्सोनारो हैं, और यहाँ की मुद्रा जो है वो रियाल है। स्पेन है, तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का राजधानी है मैड्रिड, यहाँ की करेंसी यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री है पेड्रो साnchez। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ की राजधानी है पेरिस, और यहाँ की भी करेंसी है यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने VLSRSAM
नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह एक सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू एयर है, यानी सतह से हवा में, या फिर एयर टू एयर है, या फिर हवा से सतह पर एयर टू सरफेस है। किस तरह का मिसाइल है बताना है। तो ये जो है SAM, इसका नाम में ही ये छुपा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये हाल ही में परीक्षण किया हुआ है। और ये एक किस तरह का है? शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो VL मीन्स वर्टिकल लॉन्चर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो रेंज है मात्र 15 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका खासियत ये है कि ये जो है वर्टिकल लॉन्च किया जा सकता है, यानी 90 डिग्री पे इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब ये DRDO ने किया है, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यानी रक्षा मंत्रालय कौन है? राजनाथ सिंह है। और DRDO को जो चेयरमैन है अभी वो G. सतीश रेड्डी हैं। G. सतीश रेड्डी यहाँ के अभी DRDO के अभी चेयरमैन है। ये परीक्षण हुआ कहाँ? तो ये परीक्षण अभी हुआ है चांदीपुर में, उड़ीसा कोस्ट के पास एक जो द्वीप है चांदीपुर, वहीं पे ये परीक्षण होता है। वहाँ पे इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज है, वहीं पे ये सब परीक्षण होती है। अब जान लेते हैं और जो मिसाइल्स हैं, जैसे सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है भारत में, वो है अग्नि। सरफेस टू सरफेस कौन है? अग्नि। ये तो अभी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गया है, यानी ICBM, यानी इसका रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक हो चुका है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो तो अभी ये देख ही सकते हैं, देखे हम VLSR-SAM। और इसके अलावे आकाश जो है, आकाश मिसाइल है, ये भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल में आता है, इसका जो नाम है अस्त्रा। ये याद रखिए, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि एयर टू एयर मिसाइल का नाम क्या है। एंड हवा से सतह पे यानी एयर टू सरफेस जो मिसाइल है, इसका नाम है ब्रह्मोस। ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत, इंडिया और रसिया दोनों को सहयोग से बनाया हुआ मिसाइल है। ब्रह्मोस का जो नामकरण है भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी और रसिया का जो मोस्कावा नदी है, उसके दोनों कंट्रीज के नदी के नाम के बेसिस पे इस मिसाइल का नाम रखा गया है। क्या? ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। ये जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है VLSR-SAM, ये किसके लिए इस्तेमाल के लिए किया गया है? तो ये नेवी के इस्तेमाल के लिए किया गया है। इसका एक और खासियत है, ये पूरी तरह से इंडिजेनस है, यानी ये स्वदेशी है, भारत में ही निर्मित किया गया है। टेक्नोलॉजी से लेकर के इसका जो हार्डवेयर है वो भी भारत में ही निर्मित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? ताई जू यिंग, विक्टर एक्सेलेसन, PV सिंधु या फिर वांग लाई लिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है विक्टर एक्सेलेसन। ये जो है डेनमार्क के रहने वाले हैं और इनको अभी BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब, प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये प्लेयर ऑफ द ईयर मेन में घोषित किए गए हैं और ये प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में घोषित किए गए हैं ताइजू इंग। ये जो है ताइपे चीन की रहने वाली, चीन अधिकृत ताइवान जो है, नहीं तो ताइवान ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और ना ही ताइवान पूर्ण रूप से
चाइना के परतंत्र है। इसका सिचुएशन इसको भी पता नहीं है। यहाँ के कंट्रीज के लोग जब ओलंपिक में भी खेलते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं तो यहाँ का राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता है। इनका जो जर्सी के पीछे भी देखिएगा ताइवान नहीं, उसको चाइनीज ताइपे लिखा जाता है। तो इसका जो सिचुएशन अभी तक पता नहीं है। BWF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो स्थापना है 1934 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर कहाँ? मलेशिया में है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने फिनटेक, इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो ये फिन एंड TECH, फिनटेक, फिन फॉर फाइनेंशियल एंड टेक फॉर टेक्नोलॉजी। तो पीएम मोदी ने फिनटेक पर इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? गिफ्ट सिटी, ब्लूमबर्ग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है IFSCA यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। अब ये IFSCA क्या है? तो ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसका स्थापना 2020 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एक्ट 1919 के तहत, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी ये अवस्थित है कहाँ? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी यानी ये गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में गांधीनगर के पास है। और गिफ्ट सिटी का ये जो फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कहा जाता है। ये भारत का स्मार्ट सिटी है, यानी इसको जो है सिटी ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती है, सारा अत्याधुनिक सुविधाएं, यानी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी एक तरह से है, कह सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ आपको गैस सिलेंडर का ज़रूरत नहीं है, गैस पाइप के द्वारा आपके घर में गैस आएगा। जो लाइंस हैं यानी करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ ओवरहेड वायरिंग नहीं है, अंडरग्राउंड है। इसके अलावे जो यहाँ AC का जो सिस्टम है ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बनाया गया है, यानी हर घर में आपको अलग अलग यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से गैस का पाइप आएगा आपके घर में, उसी तरह से एयर कंडीशन का भी पाइप आएगा, और गैस का जिस तरह से बिजली का बिल आता है उसी तरह से कूलिंग का भी यानी AC का भी बिल आ जाएगा। तो इस तरह से एक जो काफ़ी अत्याधुनिक शहर ये बनाया गया है, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो इन्फिनिटी फोरम फिनटेक है क्या? तो इसके तहत सरकार का प्रयास ये है कि फिन यानी फाइनेंस, जो विश्व की जितनी बिजनेसमैन्स हैं और जो बिजनेस है, और बिजनेस में किस तरह से टेक्नोलॉजी को समाहित किया जाए, इसी पे संगोष्ठी किया जा रहा है, इसी पे चर्चा किया जाएगा। इसमें जो है वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो आप बैठेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से फ्यूचर में भारत को एक इकोनॉमिक हब के रूप में बनाया जाए। ब्लूमबर्ग भी एक तरह की संस्था है, इंटरनेशनल एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और इसका स्थापना 1981 में किया गया था। जैसा कि बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे गोल्डमैन सैक बैंक है। तो इस तरह से ब्लूमबर्ग भी जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, डाटा इकट्ठा करती है, उसका एनालिसिस करती है और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये जो आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? IFSCA के द्वारा किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। भारत सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किन्हें फिर से चुना गया है? आदम बैरो, ओसैन डार्बो, अब्दुल्ला हमदौक, सेंड्रा मेसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आदाम बैरो। अब ये आदाम बैरो गाम्बिया के जो है दूसरे बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब तो गाम्बिया के बारे में जान लेते हैं। आइए मैप में देखते हैं गाम्बिया। तो ये देखिए, ये रहा गाम्बिया आपका। गाम्बिया, इसका जो नाम पड़ा है ये नदी के कारण पड़ा है। इस नदी का नाम
गाम्बिया नदी है, इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। यहाँ की राजधानी है बंजुल, यहाँ की करेंसी है डालासी, और ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो है मेन लैंड में से सबसे छोटा कंट्री है ये। तो ये गाम्बिया के बारे में जाने। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन, ये ओसेन डार्बो कौन है, तो इन्हीं को ये डिफीट किए। आदाम बैरो ओसेन डार्बो को डिफीट करके गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए। अब्दुल्ला हेमडॉक अभी हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। और सेंड्रो मेसन पूरे वर्ल्ड का जो सबसे न्यू गणतंत्र है यानी रिपब्लिक है, वो बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कौन? सेंड्रा मेसन। इससे पहले बारबाडोस जो है उसके जो हेड ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे वो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ टू। तो इस क्वेश्चन से इतना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि द मिड वे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो सेकेंड टर्म है मोदी का, उसके बाद कोरोना, इकोनॉमी, तो बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। उसी पे सेकेंड टर्म पे बुक लिखा हुआ है, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो इसके राइटर कौन है? रचना बिष्ट रावत, प्रभात कुमार, अयाज मेमन या फिर गौतम चिंतामणि। तो इसका जो सही आंसर है वो गौतम चिंतामणि है। अब देख लेते हैं और ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस में तो रचना बिष्ट है, इनके द्वारा भी एक हाल ही में बुक लिखा गया है 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस पे, उसका नाम है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। तो ये बुक का नाम आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा कि दिख रहा है, ताकि आप एक बार कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। प्रभात कुमार के द्वारा बुक लिखा गया है पब्लिक इथिक्स पे, जिसका नाम है पब्लिक सर्विस इथिक्स, ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। अयाज मेमन के द्वारा एक बुक लिखा गया है जो इंडियन क्रिकेट पे, इसको एंथोलॉजी ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। क्रिकेट का जब से शुरुआत हुआ उस समय से लेकर के अभी तक जो है किस तरह से विकास हुआ, कहाँ था और कहाँ अभी जो है पहुँच गया, उसके ऊपर अयाज मेमन के द्वारा लिखा हुआ ये बुक है। तो इस क्वेश्चन से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 353, आर्टिकल 358 या आर्टिकल 359। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 359। 359 कहता है कि भारत में जब भी आपातकाल लागू किया जाएगा, आपातकाल बोलें तो आपातकाल 3 तरह का होता है, 352, 356 और 360। यानी जो एक नॉर्मल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, एक राष्ट्रपति शासन जिसमें लगाया जाता है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो एक जो 352 के अंतर्गत अगर इमरजेंसी लगाया गया है तो इसमें मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स किसमें है? भाग 3 में 12 से 35 के बीच वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। कौन कहता है? 359 खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 आर्टिकल को छोड़कर। कौन? 20 और 21, यानी आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं किया जा सकता है। 358 क्या है? तो ये कहता है, स्पेशली जोड़ देता है आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इमरजेंसी के दौरान ये निरस्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 352 कहता है क्या? इमरजेंसी की घोषणा, प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर सिचुएशन वार का हो, एक्सटर्नल एग्रेशन का हो, या फिर इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन हो। तो और इस स्थिति में अगर कैबिनेट लिखित मंजूरी देती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और आर्टिकल 353 क्या कहता है कि क्या इफेक्ट होगा, यानी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए। 352 बोल रहा है इमरजेंसी और 353 बोल रहा है कि 352 अगर डिक्लेयर कर दिया गया है इमरजेंसी, तो
तो 353 बोलता है कि क्या उसका असर होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होगा, लेजिस्लेशन क्या होगा, स्टेट का लेजिस्लेशन भी सेंटर कर सकता है, यानी किसी भी राज्य से संबंधित कानून को सेंटर बना सकता है, फंडामेंटल राइट्स पे किस तरह का असर पड़ेगा, ये कहता है कौन, आर्टिकल 353। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।